कैसे हो आप लोग सब लोग। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न है। एनसीईआरटी के बेस पर ही आधारित एक पीडीएफ है और यहाँ से सीटेट के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो आज चलते हैं, अपने इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और धीरे धीरे अपने इस चैप्टर को हम पूरे साइंस को हम देखेंगे और क्वेश्चन आंसर को भी देखेंगे किस प्रकार क्वेश्चन आंसर आते रहते हैं। हालांकि ये जो साइंस का पोर्शन है एनसीईआरटी पर आधारित है, क्योंकि सीटेट का जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे एनसीईआरटी पर आधारित बेस्ड ही बनते हैं। पहला है भोजन के रूप में पौधे के भाग और तंतु उत्पादन। इसमें यह बताया गया है कि कुछ भागों का अधिक भाग खाने योग्य होते हैं, जैसे सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है और पत्तियों से हम उसके साग भी बनाते हैं। उसी प्रकार जैसे फूलों से मधुमक्खियाँ मकरंद मीठे रस को एकत्रित करती हैं और अपने छत्तों में भंडारित करती हैं और फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। ये सब जो एनसीईआरटी में लिखा गया है उसी के अनुसार देखेंगे और क्वेश्चन इसी बेस पर या एनसीईआरटी बेस पर ही बनते हैं। केले का पौधा जो भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है और कुछ पौधे जहरीले भी होते हैं और पेड़ पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण यानी जो है क्या उसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण पर आधारित होते हैं। और पशु और भोजन को देखते हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। और जो जंतु और प्राणी दोनों पादप तथा प्राणी दोनों को खाते हैं उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। और जो अब अलग अलग खाद्य पदार्थ सामग्री, प्रत्येक व्यंजन का एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों जंतुओं से मिलता है। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। और हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, एक क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। पोषक तत्व कितने मतलब कौन कौन से आवश्यक हैं। कार्बोहाइड्रेट, तुरंत ऊर्जा के लिए कौन सा चीज़ आवश्यक है, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन, वसा जो है किसी की सुंदरता को मतलब जिसके अंदर जो सुंदरता है वसा ज़्यादा रहेगा वो अधिक सुंदर और सुडौल होगा। सुंदरता के लिए कौन सा चीज़ आवश्यक है, वसा आवश्यक है। अगर वसा शरीर में ना हो तो ठिचके फिचके की तरह सब लोग लगे रहते हैं। जैसे अगर छत में सीमेंट पलस्तर ना किया गया हो तो ठिचके पिचके लगे रहते हैं। ठीक वैसे ही अगर मनुष्य में या जानवर में वसा ना पाया जाए तो वह भी जो है हड्डी लगी दिखेगी। यानी सुंदरता प्रदान करने का चीज़ कौन सा है, वसा है। और विटामिन सभी रोगों से लड़ने की क्षमता कौन सी देता है, तो विटामिन। और खनिज लवण शरीर की क्रियाओं को करने के लिए खनिज लवण अति आवश्यक है। अगर जिस चीज़ में ये सारे चीज़ मिलते हैं और हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करती है, प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखती है और हमारे शरीर की जो आवश्यकता सभी को पूर्ण करती है, उसे हम कहते हैं पोषक कहते हैं, यानी पोषण न्यूट्रिशन कहते हैं। इसमें से किसी भी की कमी हो जाएगी, अधिक दिन तक कमी हो गया तो यह रोग का रूप ले लेता है और उसकी कमी से रोग होने लगते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट होता है उससे तुरंत ऊर्जा मिलती है और वसा से जबकि कई दिन तक अगर बीमार हो गए, कुछ खा पी नहीं रहे हो, तब उसके बाद वह वसा काम करती है, एनर्जी देती है वसा। और कॉपर सल्फेट विलयन में 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से
बन जाता है। कॉपर सल्फेट विलयन कैसे बनता है? तो 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोल दिया जाए तो वहाँ पे क्या बन जाएगा? कॉपर सल्फेट विलयन बन जाएगा। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने में से हमें अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। यहाँ से भी एक प्रश्न दोनों पॉइंट बनते हैं, इसलिए उसको भी हमने देख लिया। आगे है हमारे शरीर के लिए विभिन्न पोषक तत्व। प्रोटीन की आवश्यकता किस लिए होती है? तो शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए प्रोटीन युक्त भोजन हमारे प्रायः शरीर जो है भोजन को प्रायः शरीरवर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। और कुछ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है, विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो अपूर्णता रोग होता है या कुपोषण का रोग होता है। हमारे शरीर को सभी प्रकार की विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए से हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है और विटामिन सी से बहुत रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी प्राप्त करता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट का समृद्ध भोजन है, यानी चावल से कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? ज़्यादा मिलते हैं। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशों को रुक्षांश कहते हैं और हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश इसलिए आवश्यक है, रुक्षांश एक होता आहारी रेशे। आहारी रेशे से वैसे तो डायरेक्टली कुछ नहीं मिलता है, लेकिन भोजन में लेना या उसको सर्व करना अति आवश्यक है। कुछ चीज़ जैसे पानी होता, पानी से हमें कुछ नहीं मिलता, लेकिन पानी पीना अति आवश्यक है। उसी प्रकार आहारी रेशे हो गया, रुक्षांश हो गया, ये सभी जो है लेना अति आवश्यक है। इससे शरीर में अनपचे खाद्य पदार्थों को बाहर निकालने में ये सब मदद करते हैं। और क्योंकि पेट से ही सारे रोग की उत्पत्ति होती है, अगर पेट सही तो सब चीज़ सही। अगर पेट ही गड़बड़ हो गया, यानी पाचन क्रिया सही से नहीं होता है, तो वहाँ पे तब जो कई सारे रोग हो जाते हैं। अब आगे है संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या है? तो कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो, ना ही आवश्यकता से कम हो। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा को रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। जो हमारे खाने पीने की चीज़ें हो उसमें रुक्षांश और जल भी होना अति आवश्यक है। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार क्या है? जितनी मात्रा में जो आवश्यक हो वह उतनी मात्रा में मिल रही हो, उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों को एक प्रश्न ईवीएस में पूछा जाता है, सब्जियों को धोकर जो काटना चाहिए कि काट कर धोना चाहिए? तो धोकर तब काटना चाहिए, क्योंकि काटने के बाद कुछ जो है तत्व विटामिन बाहर निकल जाते, पानी के साथ बह जाते हैं। आगे है चावल और सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण
विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा जो है सब्जियों, दालों को, चावलों को ज़्यादा धोना नहीं चाहिए। और फलों फ्रूटों को अगर उसके छिलके सहित खाने वाला तो छिलके सहित जरूर खाना चाहिए। उससे जो आहारी रेशे या रुक्षांश प्राप्त होते हैं जो हमारे शरीर के लिए अति लाभकारी होते हैं। अगला है अभावजन्य रोग, यानी किसके अभावजन्य रोग क्या है। तो कभी कभी भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियाँ उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें हम अभावजन्य रोग कहते हैं। पादपों में पोषण, अब आगे देखते हैं पादपों में पोषण कैसे होता है। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वयं पोषण कहलाती है। जंतु एवं अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन है उन्हें विषमपोषी कहते हैं। विषमपोषी क्या है? तो जंतु एवं अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन क्या है? विषमपोषी हैं। अब देखते हैं पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। जैसे जाइलम जो है जल को ले जाने का कार्य करता है और फ्लोएम क्या करता है? भोजन एवं खनिज पदार्थों को ले जाने का काम करता है। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं और क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य से प्रकाश की उपस्थिति में होता है। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, अगर प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती हैं। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। सूर्य सभी पूरे ब्रह्मांड के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य है। कार्बन जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें CO2 गैस ली जाती है और O2 गैस जो है बाहर निकाली जाती हैं और जल लिया जाता है और उसके बाद पदार्थ जो बनते हैं कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनते हैं। और प्रकाश संश्लेषण अपक्रिया में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है और कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड या स्टार्च के रूप में संचित हो जाते हैं। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट्स है। आगे पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ, अन्य प्रकार से कैसे पोषण होता है। मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। वे विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। विषमपोषी मतलब जो दूसरों पर आश्रित होते हैं, खुद भोजन वगैरह नहीं बनाते हैं। एक होता है अमरबेल। अमरबेल का पादप है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं, यानी जिस पर रहो उसी को चूसो। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वांछित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं।
परजीवी क्या क्या होता है, तो जो दूसरे के ऊपर आश्रित हो और दूसरों के भोजन से ही अपना काम चलाता है और स्वयं कुछ नहीं करता है, उसे हम परजीवी कहते हैं। और कुछ लोग घर में भी परजीवी होते हैं, जो घर में कुछ नहीं करते हैं, एक लोग करते हैं, उन्हीं के बदौलत सब लोग खाते हैं। ऐसे कितने लोगों के घर में कोई ना कोई परजीवी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कुछ ऐसे पादप जो कीटों को पकड़ते तथा उन्हें पचा जाते हैं, जैसे नेपेंथिस पौधा हो गया, ये सब कीटों को। अब कीटों को खाते क्यों हैं? क्योंकि इनके अंदर ये जो नाइट्रोजन को प्राप्त करने के लिए कीटों को खा करके अपने नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। आगे देखते हैं मृत जीवी। मृत जीवी क्या है, तो रुई के धागों के समान संरचनाएं दिखाई पड़े यह जीव कवक या फंजाई होते हैं। जैसे सभी लोग पावरोटी खाते हो और पावरोटी जब 2-3 दिन रखने के बाद एक खराब हो जाती है, तो उसमें क्या आ जाते हैं, फंजाई एवं कवक आ जाते हैं। उसी को क्या कहते हैं, मृत जीवी। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार से होती है। ये मृत विघटनकारी यानी सड़ने वाली वस्तुओं जैसे जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण व विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैव पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उसे हम मृत जीवी पोषण कहते हैं। जैसे कुकुरमुत्ता हो गया, कवक हो गए, फंजाई हो गए, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो मृत जीवी के अंतर्गत आते हैं। कवक यानी फंजाई अचार, चमड़े, कपड़े, अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ईस्ट क्या है, तो ईस्ट एवं छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी हैं, परंतु कुछ कवक पादपों, जंतुओं एवं मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। आगे पॉइंट है, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे से प्राप्त करते हैं, उसे हम सहजीवी संबंध कहते हैं। जैसे कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं, वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता करते हैं। जैसे अगर बगुला और भैंस, एक एग्जाम्पल पूछा जाता है, ये किसके उदाहरण हैं, तो सहजीवी के उदाहरण हैं। एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे को हानि भी नहीं पहुंचाते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। वहाँ पे क्या होता है, तो सहजीविता होता है। लाइकेन क्या कहे जाने वाले कुछ जीवों में 2 भागीदार होते हैं, जिनमें एक शैवाल तथा दूसरा कवक होता है। कभी कभी पूछा जाता है लाइकेन किससे मिलकर बना, मतलब लाइकेन है क्या, तो शैवाल और कवक यानी दोनों का मिश्रण है। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक शैवाल को रहने का स्थान यानी आवास देता है, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। तो लाइकेन में 2 चीज़ होते हैं, शैवाल और कवक। शैवाल भोजन बनाता है, जबकि कवक पानी वानी देता है। अगला पॉइंट है, पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल की कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पादप इस उपयोग का उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु में राइजोबियम कहलाते हैं, कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं। प्राणियों में पोषण, प्राणियों में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्ग्रहण यानी भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में उसके
इसके उपयोग की विधि सन्निहित है। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक होता है। जैसा निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थ में परिवर्तित करना या टूटना विखंडन कहलाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। जैसे मनुष्य जो भोजन खाता है तो पहले मुंह से ही पाचन स्टार्ट हो जाता है। भोजन दांत जो है भोजन को छोटा छोटा काटता है, जीभ से उसमें लार मिलाई जाती है, जिससे जो है भोजन को अंदर लिया जाता है और धीरे धीरे उसका पाचन किया जाता है। मानव में पाचन देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा और यहाँ से जो 5-6 पॉइंट है, इन 6 पॉइंट को बिल्कुल याद रखना है और क्रम से भी याद रखना है। जैसे इस फिगर में आप सभी लोग देख सकते हो, मुख है और मुख गुहा, बाहर क्या है? मुख गुहा, और इसके अंदर जीभ होती है, यहाँ लार ग्रंथि भी पाई जाती है। कर्णपूर ग्रंथ के पास में ही लार ग्रंथि पाई है, जहाँ से लार जो है आती है और ग्रसिका द्वारा होते हुए भोजन क्या करता है? अमाशय में आता है। अमाशय में आने के बाद वहाँ से यकृत में से पित्ताशय रिलीज होता है और उसमें पित्त को मिलाया जाता है और पित्त को मिलाने से उसके बाद जो इसमें कीटाणु रोगाणु होते हैं सभी जो है ख़त्म हो जाते हैं और धीरे धीरे उसके बाद भोजन नीचे आता है अग्न्याशय में ग्रहणी होते हुए, और उसके बाद बृहद्रांत और क्षुद्रांत के अंतर्गत होते हुए भोजन जो है धीरे धीरे मलाशय के रूप में अंदर जो पाचन होने पर उसके बाद स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण क्या है? तो भोजन को से संबंधित सभी विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, इन सब को अवशोषित कर लेना जो है क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। और पूरा होने के बाद फिर धीरे धीरे मल द्वारा यानी गुदा द्वारा बाहर निकल जाता है। अब इसमें हम देख लेते हैं मानव में पाचन जो है कितने से होता है। पहले मुख गुहिका यानी भोजन डायरेक्ट कहाँ जाएगा? मुंह में जाएगा। उसके बाद ग्रास नली होते हुए ग्रसिका में जाएगा। उसके बाद अमाशय में जाएगा। फिर उसके बाद क्षुद्रांत यानी छोटी आंत। उसके बाद बृहद्रांत यानी बड़ी आंत जो मलाशय से जुड़ी होती है, तथा छठा मल द्वार अथवा गुदा यानी इस मल द्वार अथवा गुदा द्वारा बाहर कर दिया जाता है। ये सभी भाग मिलकर आहार नाल यानी पाचन नली का निर्माण करते हैं। अमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियाँ जैसे कि लाला ग्रंथि, यकृत, अग्न्याशय पाचक रस स्रावित करती हैं। पाचक रस जटिल पदार्थों को सरल रूप में बदलते हैं। आहार नाल संबंध ग्रंथियाँ मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। पाचन तंत्र में कितने आते हैं? ये 6 पॉइंट आते हैं। मुखगोहिका, ग्रास नली या ग्रसिका, अमाशय, क्षुद्रांत, बृहद्रांत, मलद्वार अथवा गुदा। अब मुख एवं मुख गुहिका आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंतर्ग्रहण कहलाती है। और प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग ग्रंथिका यानी सॉकेट में फंसा होता है। हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है जो लाला रस यानी लार को स्रावित करती है। लाला रस चावल के मंड को शर्करा में बदलती है। एक पॉइंट यही पूछा जाता है कि मंड को शर्करा के रूप में क्या बदलता है? तो लाला रस। लाला रस कहाँ से निकलता है? तो मुंह में जो है रस ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, वहाँ से लाला रस निकलता है। जीभ एक मांसल पेशी अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। जीभ को बोलने के लिए, लार को मिलाने के लिए, भोजन को निगलने के लिए और स्वाद पाने के लिए स्वाद जो है नलिकाएँ जीभ पर होती हैं, जिससे हमें स्वाद का भी पता चलता है। स्वाद जो जीभ का बहुत सारा कार्य है,
उसको पिसवाने में, कुटवाने में, मरवाने में भी इसका ही हाथ है। जो सबसे लचम होता है, आरामदायक होता है, जो सबसे अच्छा होता है, वो सबसे परेशान करता है। अब भोजन में सबसे, मुंह में सबसे नरम चीज़ क्या है? जीभ है, और सबको तुड़वा फुड़वा डालती है। और हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत भी कहते हैं। और इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते जिसे हम अस्थायी दांत कहते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के अस्थायी दांत पूरे जीवन भर रहते हैं, तथापि वृद्धावस्था में प्रायः गिरने लगते हैं। अब दांत की बात करें तो ये 4 प्रकार से होते हैं: कृंतक, रदनक, चवर्णक और अग्रचवर्णक। अगर प्रश्न पूछेगा पूरे लाइफ में, जिंदगी में दांत कितने निकलते हैं, तो 52। और नवयुवक के व्यक्ति में कितने दांत होते हैं, तो 32। और बच्चों में कितने दांत होते हैं, तो 22। दांत के प्रकार 4 हैं। कौन कौन सा? कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। आगे के जो दांत होते हैं उसे हम कहते हैं कृंतक। और काटने का काम कौन करता है? कृंतक। चीरने फाड़ने का काम कौन करता है? रदनक। और उसको थोड़ा बहुत मिलाने का काम करता है अग्रचवर्णक। और बढ़िया से घिसने पीसने का काम करता है चवर्णक। आगे देखते हैं भोजन नली। दूसरा स्टेप में जो ग्रसिका या भोजन नली है। ग्रसिका गले एवं वक्ष से होती हुई जाती है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन किस विधि से भोजन नीचे जाते हैं, तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो संकुचन विधि से भोजन क्या होते हैं? नीचे की तरफ जाते हैं। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप वमन यानी ढकार द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते तो हमें घुटन का अनुभव होता है तथा हिचकी आती है या खांसी उठती है। हिचकी आती, सब लोग कहते हैं अरे मुझे कोई याद कराए। तुम्हें याद को कोई नहीं करता है, वो गड़बड़ हो गया, भोजन को कहीं और जाना चाहिए, कहीं और चला गया, इसीलिए हिचकी या खांसी आती है। और तीसरे स्टेप में अमाशय। भोजन जब अमाशय में पहुंचता है तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, अमाशय भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना कैसी है, तो थैलीनुमा संरचना है। यह चपटा जे के आकार, प्रश्न ये भी पूछा जाता है, जे आकार का कौन सा चीज है जो भोजन के पाचन में सहायक है, तो अमाशय। तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। अगर कहेगा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा होता है, तो अमाशय होता है। और जे आकार का क्या होता है, तो अमाशय होता है। जैसा कि यहाँ इस फिगर में आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे जो अमाशय है ये लगभग जे के आकार का है, इसलिए इसे जे के आकार का भी कहते हैं। और ये सबसे चौड़ा भी होता है। एक और ग्रसिका ग्रास नली से खाद्य पदार्थ प्राप्त करता तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत में यह क्या करता है, खुलता है। अमाशय का आंतरिक स्तर सतह श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। अमाशय से कौन सा रस स्रावित होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और पाचक रस। श्लेष्मल अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अगर HCl एक बहुत ज़बरदस्त जो है अम्ल होता है, इससे हमारे शरीर की रक्षा करने के लिए अमाशय की दीवार से कौन सा एक जो है रस निकलता है, तो श्लेष्मल, जो हमारे जो है अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या करता है, हमारी रक्षा करता है। श्लेष्मल अमाशय के भीतर आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है खाने से रोग नहीं फैलता है,
क्योंकि खाने में रोग अमाशय में इतनी क्रियाएं होती हैं, इतने अम्ल जबरदस्त होते हैं कि सबको मार पीट के क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। और वो जो भोजन के साथ ही माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों की क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। आगे है क्षुद्रांत। क्षुद्रांत क्या है? तो क्षुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यह यकृत एवं अग्न्याशय से नाव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति मोटी, भित्ति से कुछ रस अस्रावित होते हैं। क्षुद्रांत यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर यानी दक्षिण ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस अस्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता है, उसे क्या करते हैं, पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो प्रश्न पूछ सकता है वसा का पाचन क्या करता है? तो पित्त रस करता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। ये सब किस में होता है? तो क्षुद्रांत में होता है। आगे है क्षुद्रांत में अवशोषण। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिसे दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। आगे अब देखते हैं बृहद्रांत। बृहद्रांत क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। बचा हुआ अपचयित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे हम निष्कासन कहते हैं। वाले जंतुओं में पाचन। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन कैसे होता है? यहाँ से भी एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आगे देखते हैं। गाय, भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी अन्य जंतुओं को देखा है। वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे ना खाना खा रहे हों। वास्तव में वे पहले जो कुछ भी खाते हैं, घास वगैरह, वो सब पेट में जल्दी से निगलकर आमाशय के एक भाग में क्या कर लेते हैं, भंडारित कर लेते हैं। उसके बाद भाग रूमेन यानी प्रथम आमाशय यह कहलाता है। रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। जैसा कि इस फिगर में आप सभी लोग देख सकते हो, आमाशय कितने भागों में बटा है? 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे मुख से अपना भोजन आहार लेता है और उसके बाद ग्रास नली द्वारा रूमेंट, इसलिए इसे रूमिनेंट भी कहते हैं। बड़ी आंत ऊपर है, छोटी आंत इधर साइड में है और उसके बाद रूमेन यहाँ पर है। जुगाली करते हुए पहले इकट्ठा भोजन को कर लेते, उसके बाद धीरे धीरे उस भोजन का पाचन करते हैं, मुंह में ले आते हैं और पाचन करते हैं। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। आंशिक पाचन भोजन का किस में होता है? तो रूमेन में होता है, जिससे जुगाल या कड़ कहते हैं। परंतु बाद में जंतु इसको छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है, जिससे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमंथन यानी जुगाली करना कहते हैं।
ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। अगर ऐसा देखना होगा तो किसी भी दिन जिस दिन साग या साग पत्ती खाया जाए, उस दिन सुबह में जब फ्रेश होने जाओ तो देख लो उसमें जो है लेट्रिन का जो मल होता है उसका रंग अलग रहेगा। तो यानी उसमें जो है क्या होता है कि कुछ जानवर या मानव जो है सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जो है उस मल का रंग जो है अलग होता है। जानवरों जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में क्षुद्रांत बृहदांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन को सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो कि मनुष्य के आहार नाल में क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। इसीलिए सेलुलोज का पाचन जो है मनुष्य के आहार जो हम मनुष्य जो है नहीं कर पाता है। आगे देखते हैं परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र क्या है? तो परिसंचरण तंत्र वह होता है, यानी देखो परि मतलब जो है संचरण, पूरे शरीर में ब्लड का किस प्रकार से प्रवाह होता है, उन सभी का अध्ययन क्या कहलाता है, परिसंचरण कहलाता है। और जो इसमें तंत्र शामिल होते हैं वह परिसंचरण तंत्र कहलाता है। और इसमें देखेंगे परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? पहली बार तो विलियम हार्वे महोदय ने की थी। और ब्लड के जो ग्रुप होता है उसकी डिवाइड किसने किया था? तो कार्ल लैंड स्टीनर महोदय ने किए। हालांकि परिसंचरण तंत्र में हम 3 चीज़ का अध्ययन करते हैं। पहला तो परिसंचरण के बारे में ही जानेंगे, दूसरा ब्लड के बारे में जानेंगे और तीसरा हृदय के बारे में जानेंगे, क्योंकि हृदय के द्वारा ही पंप किया जाता है ब्लड का और ब्लड पूरे शरीर में जाता है। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जो है क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जो ब्लड बना होता है मुख्यतः 2 प्रकार से बना होता है। एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रक्त कणिका। प्लाज्मा, पूरे ब्लड का प्लाज्मा कितना होता है? तो 55%। और रक्त कणिका कितना होता है? तो 45% होता है। अगर वहीं देखेंगे जो है प्लाज्मा में कितने परसेंट पानी होता है? तो 90%। प्लाज्मा में कहेगा तो 90% पानी होता है। और प्लाज्मा ब्लड में कितना होता है? तो 55% होता है। और जो रक्त कणिकाएं हैं वह कितने प्रकार से मिलकर बने होते थे? 3 प्रकार से मिलकर बने होते हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। WBC क्या होता है? प्रतिरक्षा प्रणाली होता है। जब HIV या एड्स हो जाता है तो WBC ही खत्म हो जाता है। तो अगर जैसे बाहरी आक्रमण कोई शत्रु करता है तो मस्तिष्क अरे उठ रहे भाई, जो है देखो बाहरी आक्रमण आ गया, इसको बताओ। अब वो बेचारा मस्त है, HIV भी रोग हुआ हो या एड्स हुआ हो, उसमें WBC क्या होता है? बिल्कुल सोए रहता, मस्त रहता, वो जागता ही नहीं। इसीलिए HIV या एड्स होने के बाद मनुष्य का बचना असंभव हो जाता है। अब देखते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की है? विलियम हार्वे महोदय ने की है। अगर बातें याद करना चाहो तो याद रखना कि परिवहन का कार्य कौन करता है शरीर में? तो ब्लड ही कहता है। अभी इसके पहले हमने पढ़ा है कि भोजन का स्वांगीकरण में क्या होता है कि भोजन पचता है, उसके बाद सभी विटामिन, खनिज पदार्थ या लवण, इन सभी को लेकर के ब्लड में मिला दिया जाता है और ब्लड पूरे शरीर तक जाता है। यानी वहन का कार्य कौन करता है? ब्लड ही करता है। अब देखते हैं रक्त क्या है। तो रक्त तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह पचित भोजन यानी क्षुद्रांत यानी छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। रक्त शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में भी उनका परिवहन करता है। और
रक्त एक तरल पदार्थ जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। हालांकि अभी हमने पूरा अच्छी तरह से बताया कि रक्त जो है दो प्रकार से मिलकर बने होते हैं। रक्त हृदय से पूरे शरीर तक, शरीर की ओर धमनी द्वारा जाता है, और पूरे शरीर से रक्त हृदय की ओर कैसे आता है, तो सीरा द्वारा आता है। जबकि अगर वहीं पल्मोनरी शब्द जोड़ देंगे तो ये उल्टा कार्य करते हैं, यानी पल्मोनरी सीरा जो है शुद्ध रक्त को ले जाता है, और पल्मोनरी धमनी किसको ले जाता है, तो अशुद्ध रक्त को ले जाता है। रक्त एक प्रकार की क्या है, तो कोशिकाएं हैं, जो अभी हमने बताया लाल रक्त कोशिकाएं। और लाल रक्त कोशिकाओं में एक चीज़ पाया जाता है जिसे कहते हैं HB यानी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम मतलब आयरन होता है, ग्लोबिन मतलब एक प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन द्वारा जो हीमोग्लोबिन की सहायता से ही O2 यानी ऑक्सीजन को पूरे शरीर तक पहुंचाया जाता है, ले जाया जाता है। और वहीं जो है CO2 यानी अशुद्ध रक्त को जो है सिराओं द्वारा हृदय की तरफ लाया जाता है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि ब्लड का रंग लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। एक प्रश्न यहाँ से ये भी बनता है कि महिलाओं में रक्त क्यों कम होता है। हालांकि सब लोग तो अगर शादीशुदा व्यक्ति से पूछोगे तो कहेंगे महिला पुरुषों का खून चूसने के लिए भगवान ने आधा मतलब थोड़ा कम खून दिया है ताकि अपने पतिदेव का खून को चूस सके। ये सब मिथ्या है। उनके अंदर इसलिए ब्लड की कमी होती है क्योंकि उनके अंदर आयरन कम पाया जाता है। जिसके अंदर आयरन कम होगा उसके अंदर ब्लड क्या होगा, कम होगा। और वहीं जैसे ब्लड की कमी ज़्यादा, आयरन की कमी किसको हो जाती है, महिलाओं को ज़्यादा इसलिए हो जाती है ब्लड की कमी। और अंततः सभी कोशिकाओं का तक परिवहन करता है। एक कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट कर WBC, हमने अभी बताया ना, ये तीन चीज़ से मिलकर बना होता है, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। WBC प्रतिरक्षा प्रणाली का कार्य करता है। और ब्लड में रक्त का थक्का अगर नहीं जमता है तो विटामिन K की कमी है, यानी अब पूरे शरीर में ब्लड का थक्का ना जमे, तो इसलिए उसमें हिपैरिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है जिससे शरीर में रक्त को थक्का जमाने से क्या करता है, बचाता है। अगर वहीं बात करें तो बाहर अगर ब्लड निकल रहा है तो अगर ब्लड नहीं जमता है तो उससे ब्लड निकलने से मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए ब्लड अगर बाहर निकलता है तो यानी उसको दबा दिया जाता है ताकि वह रक्त का थक्का जम जाए और ब्लड बाहर ना निकले। आगे देखते हैं रक्त वाहनियाँ। रक्त वाहनियाँ वही हमने जो बात की है, वाहनी मतलब वाहन ले जाने वाला। धमनी शुद्ध रक्त को ले जाता है, सिरा अशुद्ध रक्त को ले आता है। और हृदय की धड़कन देखो, प्रति मिनट स्पंदन की जो दर जो है, धड़कन कितनी तेजी से हो रही है उसको कहते हैं स्पंदन दर। एक वयस्क व्यक्ति जो होता है कितनी बार उसका दिल धड़कता है, तो 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होता है। और जो धमनी होता है, धमनी वास्तव में क्या होती हैं, अपेक्षाकृत मोटी होती हैं, जबकि सिराएं क्या होती हैं, पतली होती हैं। और इसको नोट कैसे करते हैं, तो 120 अगर BP को नोट करने की बात करेगा तो BP को कैसे नोट करते हैं, 120/80, यानी 120 के रफ्तार से रक्त जाता है और 80 के रफ्तार से रक्त आता है। सिरा जो है कि पतला होता है, इसलिए उसमें क्या लगे होते हैं, वाल्व लगे होते हैं, जबकि धमनी में वाल्व कोई लगा नहीं होता है। हालांकि सभी बातें इसमें हमने बता दिया। अब देखते हैं हृदय। हृदय वह अंग है, हृदय क्या है, तो हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। हृदय किस पेशी से बना होता है, तो कार्डियक पेशी से बना होता है। और हृदय के ऊपर एक झिल्ली कार्य करती है, उस झिल्ली का नाम होता है पेरिकार्डियक झिल्ली। और
इस मानव का हृदय कितने कक्षी होता है? तो 4 कक्षी होता है, 2 आलिंद 2 निलय। इसको अगर डिवाइड करेंगे, आलिंद और निलय को अलग करता है कौन सा? तो त्रि त्रि मतलब द्विपर्दी वाल्व यहाँ पे लगा है। इधर बायां निलय इधर है दायां निलय। और त्रिपदी कपाट एक होता है, वह आलिंद और निलय को क्या करता है? अलग करता है। हृदय या जो चिकित्सा में हृदय स्पंद को मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में आता है? तो स्टेथोस्कोप। और यहाँ से जो है आवाज़ कौन सी आती है? तो लब डब की आवाज़ आती है। आगे देखते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र यानी मनुष्य के शरीर में कुछ पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ भी हो तो उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं निकालेंगे तो शरीर क्या हो जाएगा? रोग से ग्रस्त हो जाती है। तो ये क्या है? कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र प्रत्येक दिन क्या करता है? विसर्जन करता है। और मूत्र में 95% से जल और 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। एक यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि जो मूत्र में गंध क्यों होता है? तो वायु से क्रिया करके यूरिया किस रूप में बन जाती है? अमोनिया के रूप में बन जाती है। इसलिए वहाँ से जो मूत्र जहाँ पे हुआ रहता है वहाँ से क्या होता है? गंध निकलता है। कभी कभी किसी व्यक्ति का वृक्क काम करना बंद कर देता है तो ऐसा से किसी संक्रमण अथवा चोट के कारण हो सकता है। वृक्क के अक्रिय हो जाने पर की स्थिति में रक्त में अपशिष्ट पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है और ऐसे व्यक्ति की अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि ब्लड पूरे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को ले आता है और रक्त जो है वृक्क क्या करता है? उसको छानने का काम करता है। तथापि यदि कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाए तो उसके जीवन काल में वृद्धि संभव है। लेकिन इस प्रकार रक्त के छानन विधि को क्या कहते हैं? अपोहन यानी डायलिसिस कहते हैं। आगे देखते हैं जल और खनिजों का परिवहन। सिंपल बात समझते हैं। जल यानी जाइलम, जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम द्वारा। और खनिजों का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम द्वारा होता है। और जो जल होता है उसमें ऊपर किस विधि द्वारा जाता है? तो हालांकि विधि द्वारा कहेगा तो केशकत्व द्वारा जाता है और किसके द्वारा जाता है? तो जाइलम द्वारा ले जाया जाता है। और वहीं खनिज पदार्थों यानी भोजन की बात करें तो भोजन कैसे होता है? तो भोजन फ्लोएम द्वारा पूरे पेड़ पौधे के हर भाग तक फ्लोएम द्वारा पहुंचाया जाता है। फ्लोएम जो द्विदिशीय होता है, जबकि जाइलम क्या होता है? एक दिशीय होता है। जाइलम चैनलों नलियों का सतह जाल बनाता है जो मूलों और तनों और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों को जोड़ता है। इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप में जल परिवहन करता है। पत्तियां भोजन का प्रकाश का संश्लेषण करती हैं और भोजन के पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है। यह कार्य संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? फ्लोएम कहते हैं। हालांकि इसकी चर्चा हमने अभी ऊपर कर लिया। आगे देखते हैं शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। हम अधिकांश पौधे को 3 संवर्गों में वर्गीकृत करते हैं। शाक मतलब जो साग सब्जी वाले छोटे पेड़ पौधे होते हैं, झाड़ी मतलब कटीली झाड़ी, एवं वृक्ष मतलब बड़े पेड़ पौधे को हम क्या कहते हैं? वृक्ष कहते हैं। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती हैं। कुछ पौधे शाखाएं तने के आधार पर समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता। उन्हें हम क्या कहते हैं? झाड़ी कहते हैं। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से
अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, इन्हें वृक्ष कहते हैं। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते, ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं तो विसपी कहते हैं। क्या कहते हैं? विसपी कहते हैं। जैसे अंगूर की लताएं, पान की लताएं और नेनुआ की लताएं, सरबुतिया की लताएं, करेली की लताएं, ये सब क्या कहलाती हैं? विसपी कहलाती हैं। जबकि कुछ पौधे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधों को क्या कहते हैं? आरोही कहते हैं। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। अगर यही लताएं ऊपर पेड़ के ऊपर ऐसे चढ़ गई, इसे क्या कहेंगे? आरोही कहेंगे। ये शाक झाड़ी और पेड़ों से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। आगे देखते हैं तना। तना क्या है तो तना जल में ऊपर की ओर चढ़ता है। जल जो है तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन करता है। लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने में ऊपर पहुंच जाते हैं। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है, उसे हम पर्णवृंत कहते हैं। जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है, उसे क्या कहते हैं? पर्णवंत कहते हैं। पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। और पत्ती की रेखित संरचनाओं को क्या कहते हैं? सिरा कहते हैं। और पत्ती के मध्य में एक मोटी सिरा दिखाई देती है, इसके मध्य सिरा कहते हैं। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। यह डिजाइन इनके मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा होता है, तो यह सिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाती है। घास की पत्तियों में यह सिराएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। ऐसे सिरा विन्यास को समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं और इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें CO2 लिया जाता है और O2 बाहर निकाला जाता है। उसके बाद देखते हैं जड़। मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं। मुख्य जड़ को क्या कहते हैं? मूसला जड़ कहते हैं तथा छोटी छोटी पार्श्व जड़ कहते हैं। जिन पौधों की उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं, इन्हें हम झकड़ा जड़ अथवा रेशेदार जड़ कहते हैं। जैसे घास की जड़ें कैसी हैं तो झकड़ादार जड़ या रेशेदार जड़ होती हैं। जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं तथा तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती हैं और यह भोजन तने से होकर पौधों के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ों जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं टेपिएका आदि को हम खाते हैं। पुष्प। खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग पुष्प की पंखुड़ियाँ है। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंगों की होती हैं। एक प्रश्न क्या आप सभी लोग बता सकते हो, किस रंग का जो है फूल ये पूरे संसार में नहीं पाया जाता? इसका कमेंट बॉक्स में लिख करके आंसर बता सकते हैं। और पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को क्या कहते हैं तो स्त्री केसर कहते हैं। एक पुष्प के अंडाशय यह स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग होता है। अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं, इन्हें हम बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं तो बीजांड कहते हैं। आगे है मानव शरीर एवं इसकी गतियाँ। मानव शरीर एवं उसकी गतियाँ। जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों, उदाहरण के लिए जैसे कोहनी, कंधा, गर्दन, इन स्थानों को संधि कहते हैं। संधि का मतलब ही होता है जोड़। क्या होता है? जोड़।
पहली है खंदुक खल्लिका संधि। कौन सी? कंदुक खल्लिका संधि। इसमें एक गोले की तरह होता है, एक पूरा जो है गोलाकार गड्ढानुमा होता है, उसमें बैठ करके होता है। जैसे कल्पना कीजिए, यदि कागज का बेलन आपका हाथ है तथा गेंद इसका एक सिरा है, कटोरी कंधे हैं कि उस भाग के समान से आपका हाथ जुड़ा है। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा होता है। इस प्रकार के सभी दिशाओं में इस प्रकार का संधि जो है सभी दिशाओं में क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। जैसे हाथ जो है जड़ से जब हम कंधे से हिलाते हैं तो पूरा चारों तरफ हिल जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? जो है कंदुक खल्लिका संधि कहेंगे। धुरान संधि क्या होता है? तो यह गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि धुरांध्र संधि कहलाती है। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे दाएं बाएं घुमा सकते हैं, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। धुरांध्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले के रूप में घूमती है। अगली है हिंज संधि। हिंज संधि क्या है? तो जैसे दरवाज़ा एक ही तरफ खोल सकते हो, दूसरे तरफ नहीं खोल सकते, उस ऐसे संधि को हम क्या कहते हैं? हिंज संधि कहते हैं। यानी यह एक दिशा में ही गति होने देता है। जैसे कोहनी में हिंज संधि होती है, घुटनों में कौन सी संधि होती है? तो हिंज संधि होती है। एक होता है अचल संधि। अचल मतलब बिना चलने वाला, यानी हिले डुले नहीं, उसे हम कहते हैं अचल संधि। अचल संधि अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती, ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। जैसे आप जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं, ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य कौन सी संधि है? तो अचल संधि है। एक्सरे चित्र से हमें शरीर के अस्थियों की आकृति का पता चलता है, उससे हमको देख लेते हैं कि ये टूटा फूटा तो नहीं है, सब चीज़ सही है। आगे अंगुलियां। अपने अंगुलियों को मोड़िए। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी है, जिन्हें कार्पेल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पेल कहते हैं। आगे है पसलियाँ। पसलियाँ विशेष रूप से मुड़ी हुई हैं। वे वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती हैं। इस संकी रूपी बक्से पसली पिंजर कहते हैं। जैसे सीने में हड्डी जो है, यहाँ पे पसली आकर के बिल्कुल ऐसे क्या है? मुड़ मुड़ के है। इसी के अंदर हृदय मतलब मेन जो काम है शरीर का फैक्ट्री वाला, वो पूरा इसी में के अंदर स्थित है। मेरुदंड क्या है? तो यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना है, जिसे कशेरुका कहते हैं। मेरुदंड में 33 कशेरुका कितने कशेरुकाओं से बना होता है? तो 33 कशेरुकाओं से बना होता है। पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा होता है। आगे देखते खोपड़ी। खोपड़ी अनेक अस्थियों से एक दूसरे से जुड़ने से बनी है। यह हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करती है। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी है, जो हड्डियां जितने कठोर नहीं होते, जिन्हें हम मोड़ा जा सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपास्थि कहते हैं। यानी हड्डी से थोड़ी कम मजबूत को क्या कहते हैं? उपास्थि। कान के ऊपरी भाग में क्या पाया जाता है? तो उपास्थि पाई जाती है। अस्थि को गति प्रदान करने में दो पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। अपनी ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं। एक दूसरे से छूकर देखिए, क्या आपको उभरा हुआ भाग दिखाई देता है? अब देखते हैं जंतुओं की चाल। पहला है केचुआ। केचुओं का शरीर एक दूसरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है। केचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती, परंतु इसमें पेशियां होती हैं, जो इसके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती हैं। इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं, जो इसे चलने में सहायता करते हैं। इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक शुक्ल यानी बाल जैसी आकृतियां होती हैं।
ये सूख पेशियों से जुड़े होते हैं। ये सूख मिट्टी में उसकी पकड़ को क्या करते हैं, मजबूत बनाते हैं। कभी केचुआ निकालना देखो पूरा पावर लगाते थे वो फिर भी जाके निकलता है। केचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खा लेता है और उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। केचुए द्वारा किया गया कार्य मिट्टी को क्या करता है, उपजाऊ बनाता है, जो कि पौधों को फायदा पहुंचाता है। केचुआ रहने से ऑक्सीजन यानी हवा जो है गैसें पृथ्वी के अंदर जा सकती है, जिससे जो है पेड़ पौधे में वृद्धि अच्छी तरह से हो पाता है। और केचुओं को जो है किसान का मित्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, किसान का मित्र भी कहते हैं। आगे देखते हैं घोंघा। घोंघा क्या है, तो इसकी पीठ पर गोल संरचना होती है जिसे हम कवच कहते हैं और यह घोंघे का बाह्य कंकाल होता है। कोई भी जानवर दो कंकाल से बना होता है, एक बाह्य कंकाल एक आंतरिक कंकाल। जिसको छूने से जो है मजबूती लगे वह होता है बाह्य कंकाल, जैसे घोंघा, केकड़ा, कछुआ, बिच्छू, मच्छर, ये सभी में कौन सा कंकाल पाए जाते हैं, चींटी, बाह्य कंकाल। और जिसके छूने से नरम लगे तो उनमें कौन सा कंकाल पाए जाते हैं, तो आंतरिक कंकाल पाए जाते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, जानवर, गाय, भैंस, ये सब में कौन सा कंकाल होता है, आंतरिक कंकाल होता है। आगे देखते हैं तिलचट्टा। तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और उड़ता भी है। इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। और इसके वक्ष से 2 जोड़े पंख भी होते हैं। अगले पैर संकरे और पिछले पैर चौड़े तथा एवं बहुत पतले होते हैं। तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियाँ होती हैं। पैर की पेशियाँ उन्हें चलने में सहायता करती हैं। वक्ष की पेशियाँ तिलचट्टे के उड़ने के समय उसके पैरों को गति देती हैं। उसके बाद देखते हैं पक्षी। बत्तख तथा हंस जैसे कुछ पक्षी जल में तैरते हैं और उड़ते भी हैं। इसलिए पक्षी उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए क्या है, अनुकूलित है। उनके हालांकि पक्षियों का चैप्टर अच्छे से EVS में पूछा जाता है। साइंस में जितना पूछा जाता उतने ही चीज़ को हम क्या करेंगे, इसमें कवर करेंगे। उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की एवं मजबूत होती हैं। पश्चपाद पैरों की अस्थियां चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती हैं एवं अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती हैं। कंधे की अस्थियां मजबूत होती हैं। वक्ष की अस्थियां उड़ने में वाले पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती हैं तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में क्या करती हैं, सहायक होती हैं। आगे देखते हैं मछली। मछली नाव की आकृति काफ़ी सीमा तक मछली जैसी है। मछली का सिर व पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। शरीर की आकृति जैसी आकृति धारा रेखी कहलाती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका होता है। मछली के शरीर पर और भी पंख होते हैं, यानी पर भी होता और पंख भी होता है। तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने एवं दिशा निर्धारण में सहायता करती हैं। गोताखोर अपने पैरों में इन पंखों की तरह एक विशेष अरित्र यानी फ्लाइपर पहनते हैं, जो इन्हें जल में तैरने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। आगे देखते हैं सर्प। सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियाँ छेड़ एवं असंख्य होती हैं। वे परस्पर जुड़ी होती हैं, चाहे वे दूर क्यों ना हो। पेशियाँ मेरुदंड, पसलियाँ एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती हैं। सर्प का शरीर अनेक वलय से मुड़ा होता है। इस प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसके आगे की ओर धकेलता है। इसका शरीर अनेक वलय बनाता है और प्रत्येक वलय आगे की ओर धक्का देता है।
इस कारण सर्प बहुत तेज़ी से आगे की ओर चलता है, परंतु सरल रेखा में नहीं चल सकता। एक कमर मटका के चलता है, इसे सरीसृप भी कहा जाता है। जो कमर मटका के चले उसे हम क्या कहते हैं? सरीसृप कहते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।